नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई घरेलू कहानी में। तो चलिए साथियों, कहानी को शुरू करते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। महेश दास जी की कोई सरकारी नौकरी तो नहीं थी, लेकिन गांव में जो पुश्तैनी जमीन थी उसी में खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाला पोसा और खूब मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को उच्च दर्जे की शिक्षा दिलवाई। और आज उसी शिक्षा की बदौलत दोनों बच्चे उच्च सरकारी पदों पर थे। उनके बड़े बेटे का नाम रोशन था और छोटे का नाम था रोहन। सरकारी नौकरी लगने के कारण उनकी शादी भी बहुत जल्दी और अच्छे घराने में संपन्न हो गई। समय बीतने के साथ साथ दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं और अब दोनों बेटे अपने बच्चों के भविष्य के लिए शहर में जाकर बसने का निर्णय करते हैं और इस बारे में पिता महेश जी से बात करते हैं। महेश दास जी दोनों बेटों के निर्णय से सहमत हो जाते हैं, लेकिन वह खुद शहर जाकर रहने से यह कहकर मना कर देते हैं कि हमें कहाँ शहर का वातावरण रास आएगा। अरे हम तो गांव के रहने वाले हैं और गांव में ही ठीक है। दोनों बेटे भी पिताजी के इस फैसले पर सहमत हो जाते हैं और उनको हर महीने खर्चा भेजने की बात कहकर खुद अपने परिवार के सदस्यों के साथ शहर में जाकर बस जाते हैं। अब जब तक महेश दास जी जीवित रहे तब तक उनकी पत्नी सुशीला जी भी गांव में ही रही, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्हें अकेलापन डसने लगा और बुढ़ापे की वजह से वह भी बीमार रहने लगी। तब पड़ोसियों ने कहा, अरे अम्मा जी, अब बुढ़ापा आ गया है, अब अपने बेटे बहू के पास जाकर क्यों नहीं रहती। अब बेटे बहू बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे तो भला कब काम आएंगे। सुशीला जी को भी अपने पड़ोसियों की बात सही लगी और उन्होंने अपने दोनों बेटों को खबर भिजवा दी कि वे उसे गांव से लेने आ जाएं। तो उनका बड़ा बेटा रोशन उनको शहर में ले आया और आदर भाव से अपनी मां की सेवा करने लगा। लेकिन रोशन की पत्नी मनोरमा को अपनी सास का यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि अब उसकी आज़ादी में खलल जो पड़ने लगा था, ऊपर से उनकी सेवा और करनी पड़ रही थी। उन्हें समय पर दवाइयाँ देना, डॉक्टर को दिखाना और रोजाना के नित्य कर्म। सुशीला जी की भी थोड़ी इच्छा होती कि उनकी बहू थोड़ी देर उनके पास बैठे, उनसे बातचीत करे, लेकिन रोशन की पत्नी मनोरमा को यह बात भला कहाँ रास आने वाली थी। और अब तो आए दिन वह अपनी सास को लेकर रोशन से भी झगड़ा करने लगी। रोशन उसको खूब समझाते कि कल को तुम्हारी भी बहू आने वाली है, इसलिए सुधर जाओ, लेकिन मनोरमा उनकी एक बात न सुनती। और एक दिन मनोरमा ने रोशन से साफ साफ कह दिया कि सुनो जी, आप दो भाई हो तो फिर हम अकेले ही माँ की जिम्मेदारी क्यों उठाएं। अब से माँ जी 6 महीने हमारे यहाँ और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहेगी। अब रोशन भी बेचारा क्या करता, इसलिए दोनों भाइयों की आपसी सहमति से ऐसा ही हुआ। अब बेचारी सुशीला जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहने लगी। और जब भी वह 6 महीने अपनी बड़ी बहू मनोरमा के पास रहने आती तो फिर से वही झगड़ेबाजी शुरू हो जाती कि बुढ़िया तो गंदगी कर देती है, उसे तो ठीक से खाना तक भी खाना नहीं आता, दिन भर परेशान करती रहती है। और रोशन भी अपनी पत्नी की इस तरह की आदत और इस तरह के उसके व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा। लेकिन पत्नी के आगे उसकी एक न चलती। रोशन का इकलौता बेटा आदित्य भी अपनी माँ के व्यवहार से बहुत दुखी था। वह अपनी दादी का खूब ध्यान रखता था और ऑफिस से वापस आते ही वो सबसे पहले अपनी दादी के पास जाता और दादी जिस चीज के लिए भी कहती वह उसे लाकर दिया करता था। आदित्य का स्वभाव अपनी दादी के प्रति वाकई में बहुत अच्छा था। आदित्य की सगाई अभी 2 महीने पहले ही उसके ही ऑफिस में उसके साथ काम करने वाली गौरी नाम की लड़की से तय हुई थी और 1 महीने बाद ही दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन आदित्य का शादी की ओर कोई ध्यान ही नहीं था, क्योंकि वह रोज रोज अपनी माँ और अपनी दादी के बीच होने वाले झगड़ों से परेशान रहने लगा था। 1 महीने बाद जैसे ही शादी की तारीख नजदीक आती है
तो मनोरमा अपनी सास को यह कहकर किसी वृद्धाश्रम में भेज देती है कि बाद में वह वहां से उसे बुला लेगी। अभी यहाँ शादी के माहौल में उनकी देखभाल कौन करेगा। मनोरमा के आगे किसी की एक न चलती और सुशीला जी को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। शादी होने के कुछ दिन बाद ही जब आदित्य की पत्नी गौरी को इस बारे में पता चलता है कि दादी माँ वृद्धाश्रम में है, तो वह दादी को वापस घर लाने की जिद करती है। जब मनोरमा को ये बात पता चलती है कि बहू दादी को वापस घर लाने के लिए कह रही है, तो वह अपने बेटे आदित्य और अपनी बहू दोनों पर बहुत गुस्सा करती है। मनोरमा अपने बेटे से कहती है कि कल की आई बहू अब हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। यह बात सुनकर गौरी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बड़े ही शांत स्वर में अपनी सास से कहती है कि माँ जी, आपकी सास के तो 2 बेटे हैं, इसलिए आप 6 महीने इधर और 6 महीने अपने दूसरे बेटे के पास रहती हैं और आखिर में आपने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। लेकिन आप जरा यह तो सोचो कि आपका तो एक ही बेटा है। आप 6 महीने तो यहाँ रह लोगी, लेकिन बाकी के 6 महीने फिर कहाँ रहोगी। आपको तो शायद हमेशा के लिए ही वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा। बहू की यह बात सुनकर मनोरमा देवी एकदम से अवाक रह गई। एक शब्द भी उसके मुंह से बाहर नहीं निकल रहा था। पास में ही खड़े रोशन भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि जो बात मैं इतने दिनों से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था, वह बात तो मेरी आने वाली नई बहू ने आते ही समझा दी। दूसरे दिन ही आदित्य अपनी दादी को वृद्धाश्रम से लेकर आ गया और दादी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी तो मनोरमा दादी के पास जाकर रोने लगी और अपने किए पर माफी मांगने लगी। तब सुशीला जी ने बड़ा दिल करते हुए कहा कि अरे बहू, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने किए का पछतावा है, बस यही तुम्हारी माफी है। यह कहकर सुशीला जी ने अपनी बहू मनोरमा को गले लगा लिया और अपने पोते की बहू गौरी के सर पर हाथ रखकर कहा कि बहू, तू सच में किसी बड़े घराने की लक्ष्मी है, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि तूने आज अपनी समझदारी से मेरी बहू मनोरमा का मन भी बदल दिया। यह कहकर सुशीला जी ने गौरी को गले लगा लिया। तभी आदित्य हंसता हुआ कहता है कि अरे दादी, आप मुझे तो भूल ही गई। तो सुशीला जी कहती है, आजा, तू भी आजा। अरे तू तो मेरा लाडला बेटा है। दूर खड़े रोशन खुशी के आंसू आंखों में लिए आज अपने परिवार को एक होता हुआ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। साथियों, यह कहानी जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। हम जो भी कर्म करते हैं, ईश्वर हमें वही वापस कई गुना करके हमें लौटाता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, ईश्वर का धन्यवाद देते रहो। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार पारिवारिक और घरेलू कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।